डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। तो इसमें जो सॉलिड होते हैं वो सॉल्यूशन से सॉल्यूट को एडजॉर्ब कर सकते हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें जब हम चारकोल ऐड करते हैं तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन वो डिक्रीज कर जाती है। यानी जब हम एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल मिलाते हैं तो एसिटिक अम्ल विलयन की सांद्रता जो होती है वो घट जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? ये एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन। तो इस एक्वस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है एसिटिक एसिड, तो इस एसिटिक एसिड को चारकोल वो एड्सॉर्ब कर लेता है। क्यों होता है ये? ड्यू टू एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के कारण होता है। तो इसमें अधिशोषण जो होगा या एडजॉर्प्शन किसका होगा? एसिटिक एसिड का। और किस सरफेस पे होगा? चारकोल जो सॉलिड है इस पे होगा। यानी एडजॉर्बेट आपका एसिटिक एसिड और एडजॉर्बेंट चारकोल यहाँ पर होगा। यानी अधिशोष एसिटिक एसिड होगा और अधिशोषक वो चारकोल होगा। इसी तरह से जब हम लिटमस के सॉल्यूशन को, ये तो एक एग्जाम्पल बताया, इसी तरह से जो लिटमस सॉल्यूशन है इसमें इसको भी शेकन विद चारकोल, इसको भी चारकोल सॉल्यूशन के साथ शेक करते हैं, हिलाते हैं। तो इसमें ये भी कलरलेस हो जाता है। यानी जब लिटमस के विलयन को चारकोल के साथ हिलाते हैं तो ये सॉल्यूशन भी वो रंगहीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एडजॉर्प्शन के कारण जो कलरिंग मटेरियल होते हैं, जो रंगीन पदार्थ होते हैं, वो चारकोल द्वारा वो अधिशोषित हो जाते हैं। सिमिलर वे में जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को मैग्नेसॉन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है वो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसॉन वो ब्लू कलर का हो जाता है। यानी प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
becomes blue in presence of magnesium, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप जो होता है वो मैग्नेसॉन की उपस्थिति में नीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो मैग्नेसॉन है, मैग्नेसॉन का एडजॉर्प्शन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट पर, यानी इसमें भी एडजॉर्प्शन होगा मैग्नेसॉन का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर। तो इसके कारण जो है ये कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं कि केवल सॉलिड सरफेस पे जो है गैसों का ही एडजॉर्प्शन नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशन फेज में भी एडजॉर्प्शन होता है और सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो सुटेबल एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन फेज में जो है इसके लिए कुछ कंक्लूज़न निकाले जा सकते हैं कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन have been made in the case of adsorption from solution phase. Following observation have been made in the case of adsorption from solution phase, यानी विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? पहला जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये माना गया कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अधिशोषण की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की मात्रा जो है ताप बढ़ाने पर घटती है। दूसरा जो कंक्लूज़न ये है कि जो
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of the solution, concentration of the solute in solution, यानी अधिशोषण की मात्रा विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करती है। तीसरा कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये सभी में लागू होगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी ये सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अधिशोषण की मात्रा जो है वो अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी जितना ही लार्ज सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। चौथा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, यानी अधिशोषण की मात्रा अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो सॉल्यूशन फेज में जो है एडजॉर्प्शन में ये 4 कंक्लूजन जो है निकाले जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन जो है जो उसका वॉल्यूम होता है, concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent than in the bulk, क्योंकि solution phase में क्या होगा, कुछ amount adsorb होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने adsorbent उसमें कितनी amount में ऐड किया किसी solution में, तो उसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंस या जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो एडजॉर्ब होंगे। तो ये भी डिपेंड करेगा कि हमने कितना एडजॉर्बेंट डाला
कोई ज़रूरी नहीं है, स्मॉल अमाउंट में डाला तो सारा का सारा सॉल्यूट एड्जॉर्ब नहीं होगा, वो कुछ रह भी सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट जो होता है यानी अधिशोष की सांद्रता अगर सरफेस पे अधिक है, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे अधिक है बल्क के कंपैरिजन में, यानी स्थूल के कंपैरिजन में सरफेस पे अधिक है, तो उसको हम पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसका जस्ट रिवर्स कि अगर कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेट की जो है सरफेस पे लेस है रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन बल्क, बल्क में कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे कम है, तो ये निगेटिव एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। यानी जो अधिशोष्य है या अधिशोषित पदार्थ है अगर उसकी सांद्रता अधिशोषक की सतह पर अधिक होगी स्थूल की तुलना में, तो इसको हम धनात्मक अधिशोषण कहेंगे, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। और जब जो है अधिशोष्य यानी एड्जॉर्बेट इसकी सांद्रता जो है अधिशोषक की सतह पर कम होगी स्थूल की तुलना में, तो उसको हम निगेटिव एड्जॉर्प्शन ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फेज में जो है, सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, सॉलिड पे गैस का एड्जॉर्प्शन तो आपको बताया, फ्री वैलेंसी या रेजिडुअल वैलेंसी के कारण होता है, मुक्त संयोजकता या अवशिष्ट संयोजकताओं के कारण होता है, अनबैलेंस्ड रेजिडुअल वैलेंसी के कारण। लेकिन सॉल्यूशन फेज में जो है इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि जो है वो क्लियरली नहीं पता है, स्पष्ट रूप से जो है वो नहीं मालूम है। तो जो फ्रेंडलिक का आइसोथर्म है, जो फ्रेंडलिक का समताप था जो सॉलिड और गैस के लिए था, वो इस पे भी सॉल्यूशन फेज में भी लागू होता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में सॉलिड सरफेस पे गैस के एड्जॉर्प्शन के लिए हम प्रेशर टर्म यूज़ करते थे, यहाँ सॉलिड की सरफेस पे सॉल्यूशन फेज से सॉल्यूट के एड्जॉर्प्शन के लिए कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करेंगे। यानी फ्रेंडलिक समताप में जो है हम दाब का प्रयोग करते थे गैसों के ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए, लेकिन यहाँ पर हम जो है सॉल्यूशन फेज से जो भी सब्सटेंस, सॉल्यूट अगर एड्जॉर्ब हो रहा है, सॉल्यूट जो है विलेय जो है अगर अधिशोषित हो रहा है, तो हम दाब के स्थान पर सांद्रता पद का प्रयोग करेंगे और रिलेशन सिमिलर वे में पाई गई। और ये पाया गया कि वो बिल्कुल जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन जो आइसोथर्म था, ठीक उसी तरह सॉल्यूशन फेज में भी जो है ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आइसोथर्म की मिलेगी x/m के c⁻⁴ सिर्फ यहाँ पर c चेंज हुआ, p के प्लेस पे c आया, तो यहाँ पे c क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब व्हेन एड्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, दैट इज व्हेन एड्जॉर्प्शन इज कंप्लीट। यहाँ पर C जो है वो क्या है, साम्य सांद्रता है, साम्य सांद्रता है, अर्थात
जब अधिशोषण पूर्ण हो चुका होता है, तब की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन इक्वल हो जाए, साम्य सांद्रता का मतलब अब इससे अधिक नहीं होगा, जो उसमें एडजॉर्बेंट की जो अमाउंट है, तो एडजॉर्बेंट के यूनिट मास पे हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिफाइन करते हैं x/m, यानी अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर कितना अधिशोष जो है अधिशोषित हुआ, इसी आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है अधिशोषण की मात्रा। तो एक डेफिनेट मास पे अब उससे अधिक एडजॉर्प्शन नहीं होगा, एक निश्चित द्रव्यमान अधिशोषक का अब अधिशोषक के एक निश्चित द्रव्यमान पर और अधिक एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यानी एक डेफिनेट मास एडजॉर्बेंट का अगर लें तो उस पर उससे ज़्यादा एडजॉर्प्शन नहीं होगा। यानी अब उसके बाद अगर एक मॉलिक्यूल आता है उसके सरफेस पे तो एक मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के निकल भी जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगी। तो इस इक्वेशन का जो है अगर हम लॉग ले लें, ऑन टेकिंग लॉग ऑफ या लॉगरिथम ऑफ above इक्वेशन, वी गेट आपको log x/m इक्वल्स log k प्लस 1/n log c मिलेगा। अब इसमें भी बिल्कुल फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह, जैसे आपने वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर में ग्राफ खींचा था, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और log c में ग्राफ खींचेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका जो इंटरसेप्ट है OA, ये कटा हुआ अंतःखंड है, ये log k की वैल्यू देगा, और इसका जो स्लोप है tan थीटा, ये 1/n की वैल्यू जो है वो देगा। बिल्कुल उसी तरह से जो है इसको निकाला जा सकता है। तो log x/m और log c में जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है, जो आपका जो है वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को शो करता है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिक समताप की सार्थकता को प्रदर्शित करता है। और इसको जो है फाइंड आउट करने के लिए जो है कई फ्लास्क ले लिए जाएं, और सब में जो है जो चारकोल का सॉल्यूशन जो है सब में जो है इक्वल अमाउंट में चारकोल लिया जाए और उसमें सॉल्यूशन की इक्वल अमाउंट मिलाई जाए, और हर फ्लास्क में जो है फाइनल कंसंट्रेशन अगर हम निकालें तो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच जो डिफरेंस होगा वही x को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब अगर हम कई फ्लास्क लें और इसमें चारकोल का सिंबल C होता है, इसमें इक्वल अमाउंट में चारकोल लिया जाए, ध्यान रखिएगा, हर फ्लास्क में समान मात्रा में चारकोल लें, और इसमें जो है हम सॉल्यूशन मिलाएं, और सॉल्यूशन की कितनी हो, इक्वल अमाउंट हो, सब में सभी फ्लास्क में जो है इक्वल अमाउंट हो। तो जो सॉल्यूशन है इसमें, तो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन जो आपका सॉल्यूशन है, तो इसमें जो सॉल्यूट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, विलेय की प्रारंभिक सांद्रता है, ये आपको मालूम है। चारकोल क्या करेगा, कुछ अमाउंट जो है सॉल्यूट का एड्जॉर्ब कर लेगा,
तो हम फाइनल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर लें, तो वही इनिशियल और फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता का जो डिफरेंस होता है वही x को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी मास ऑफ एडजॉर्बेट ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे जो है इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से जो है जो आपका ये इक्वेशन है दोनों, इसकी हेल्प से जो है हम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन की वैलिडिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एडजॉर्प्शन आइसोस्टेरेस यानी अधिशोषण समविन्यासी अधिशोषण आइसोस्टेट्स क्या होते हैं? जो एडजॉर्प्शन की अमाउंट है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर राइज करने पर जो है जनरली ताप बढ़ाने पर जो है वो एडजॉर्प्शन की अमाउंट डिक्रीज करती है, अधिशोषण की मात्रा घटती है। और प्रेशर पे भी जो है डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर तक इंक्रीज करता है, एक निश्चित दाब तक बढ़ता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से एडजॉर्प्शन की एक डेफिनेट अमाउंट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर में जो है एक लीनियर रिलेशन पाया गया, यानी अधिशोषण की निश्चित मात्रा पर ताप और दाब में जो है एक रैखिक संबंध पाया गया और उसमें एक ग्राफ खींचा गया। तो वही जो ग्राफ है वो एडजॉर्प्शन आइसोस्टेर कहलाता है, अधिशोषण समविन्यासी। यानी the plot of temperature versus pressure for a given amount of adsorption is called adsorption isoester। यानी अधिशोषण की डेफिनेट अमाउंट यानी या गिवन अमाउंट, अधिशोषण की निश्चित मात्रा पर ताप व दाब के मध्य खींचा गया वक्र
अधिशोषण समविन्यासी कहलाता है। तो ये कैसा होगा? इधर टेम्परेचर और इधर प्रेशर प्लॉट करें। बस इसमें ध्यान रखना है कि एक डेफिनेट अमाउंट है एडजॉर्प्शन की या गिवन अमाउंट है, उसी के लिए है। तो ये स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है इस तरह से। अब देखिए, जैसे आपने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, वैसे ही जो है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स है, यानी अधिशोषण समदाबी। आइसोबार यानी जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो, और आइसोथर्म क्या होता है? जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो। तो आइसोथर्म के बारे में फ्रेंडलिक ने बताया। अब यहाँ आइसोबार की बात करेंगे। अगर इसमें एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच एक जो है कांस्टेंट प्रेशर पर ग्राफ खींचा जाए, तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ डिफरेंट आता है। यानी स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच ग्राफ खींचा जाए तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के लिए ग्राफ जो है वो डिफरेंट आता है। क्यों आता है उसका रीज़न भी बताएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा। ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर T, इस पे जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पर, या इसको हम P जो है कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये ग्राफ जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है, भौतिक अधिशोषण के लिए है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच जो है कांस्टेंट P पे जो है केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ देखिए कैसा होगा। रासायनिक अधिशोषण के लिए ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये P कांस्टेंट रखा गया। तो यहां देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे हम T इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अधिशोषण की मात्रा घटती जाती है, और T डिक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसमें जो एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक की जो सरफेस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल यानी अधिशोष के मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच क्या है? वीक फिजिकल फोर्स है, जस्ट लाइक वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स जो है कार्य करता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, और ये वीक होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे ये ग्राफ डिक्रीज करने लगेगा, ये कर्व की तरह आएगा। यानी एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल
अधिशोष के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस छोड़कर जाने लगेंगे। अधिशोष के अणु जो है वो अधिशोषक की सतह छोड़कर जाने लगेंगे। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन में जो आपका एडजॉर्बेंट है और जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है इसके बीच एक केमिकल बॉन्ड बनता है। जो अधिशोष और अधिशोषक है उसके बीच एक रासायनिक बंध बनता है, यानी रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और आप जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो पहले धीरे धीरे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम एडजॉर्प्शन होगा, ये इसका पीक पॉइंट हम्प है। और जब और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज करती है। इसका रीज़न क्या है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर तक तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो ये केमिकल बॉन्ड बना है ये ब्रेक होना चालू हो जाएंगे। ये अधिशोष और अधिशोषक के बीच बना हुआ जो रासायनिक बंध है ये टूटना प्रारंभ हो जाएगा एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये बढ़ता है और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये एडजॉर्प्शन आइसोबार है। एडजॉर्प्शन आइसोबार का मतलब the graph drawn between extent of adsorption and temperature at constant pressure, यानी हम x by m extent of adsorption और temperature के बीच constant pressure पर जो हम ग्राफ खींचें वही आइसोबार होगा। यानी द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट गैस इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोबार। यानी अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण की कोटि और ताप के मध्य अधिशोषित गैस के स्थिर दाब पर खींचा गया वक्र जो है वो अधिशोषण समदाबी कहलाता है। और फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में जो है ये डिफरेंस यहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का सक्रियण। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर एडजॉर्बेंट है उसकी एडजॉर्प्शन पावर को इंक्रीज करना जो है वो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाता है। इसका मतलब हुआ to increase adsorption power of adsorbent, यानी
अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ाना, यही जो है अधिशोषण का सक्रियण कहलाता है। तो इसको कैसे जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, कई तरह से। जो मेटालिक एडजॉर्बेंट हैं उनको जो है बाय रबिंग द सरफेस, यानी जो धात्विक अधिशोषक हैं उनकी सतह को रगड़ कर जो है हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ा सकते हैं। रीजन जान रहे हैं, जब उसको हम उसको जो है रब करेंगे तो उसकी सरफेस अनइवन हो जाएगी, असमतल हो जाएगी, और जब अनइवन हो जाएगी तो उसमें जो है फ्री वैलेंसीज या रेजिडुअल फोर्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। जब उसकी सतह असमतल हो जाएगी तो उसमें मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो अधिक अमाउंट में एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करेगा। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं इसको, उसको फाइनली डिवाइड करके बाय टेकिंग इट in powdered state। तो इससे करने से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी किसी भी जो है एडजॉर्बेंट को जो है ये बाय टेकिंग इन पाउडर स्टेट किसके लिए यूज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, एडजॉर्बेंट के लिए। यानी एडजॉर्बेंट को जो है हम पाउडर स्टेट में जो है कन्वर्ट करके जो है हम उसको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं या उसकी एडजॉर्प्शन पावर इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कि चूर्ण अवस्था में परिवर्तित करके, तो इससे क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये चूर्ण में परिवर्तित करते तो किसको परिवर्तित करेंगे, अधिशोषक को, एडजॉर्बेंट को जो है चेंज करेंगे। तीसरा इसका तरीका क्या है कि इसको जो है सुपर हीटेड स्टीम के साथ जो है हम एडजॉर्बेंट को हीट कर दें। तो इसको हीट करने पर जो है इसके एडजॉर्प्शन पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। चारकोल को जो है एक्टिवेट इसी तरह से किया जाता है, बाय हीटिंग एडजॉर्बेंट with superheated स्टीम, यानी अधिशोषक को अतितप्त भाप के साथ
गर्म करके जो है ये इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे चारकोल, इस चारकोल को जो है जब हम 650 केल्विन से 1330 केल्विन के बीच जो है स्टीम के साथ हीट करते हैं वैक्यूम में, तो जब वैक्यूम में स्टीम के साथ या एयर के साथ भी अगर वैक्यूम में हीट करेंगे तो ये एक्टिवेटेड चारकोल में चेंज हो जाएगा। यानी चारकोल तो पहले से ही एडजॉर्बेंट की तरह यूज होता है, लेकिन उसकी एडजॉर्प्शन पावर जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। चारकोल को जो है सुपर हीटेड स्टीम या एयर के प्रेजेंस में जो है एयर के साथ भी कर सकते हैं। जनरली सुपर हीटेड स्टीम लिया जाता है, अतितप्त भाप लिया जाता है, उसको 650 केल्विन से 1330 केल्विन पर हीट करेंगे तो उसकी जो है अधिशोषण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।